हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश राज। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, हम हमारे चैनल में बहुत सारे कंपनीज का, बहुत सारे ट्रेंड्स का, बहुत सारे सेक्टर्स का ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। बट आज हम उसी सेम सेक्टर में एक कंपनी को एनालिसिस करने वाले हैं। बट एक कंपनी जो पहले कंपनी को हम लोग एनालिसिस किए थे, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो देखते हैं कि आज एक सेम सेक्टर में होने के बावजूद एक कंपनी कैसे अलग बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है और ये दोनों बिजनेस मॉडल्स में क्या क्या प्रोस है और क्या क्या कॉन्स है। तो आज जो हम कंपनी का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये जनरली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेगमेंट है उसमें ऑपरेट करती है। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में ऑलरेडी एक कंपनी का एनालिसिस कर चुके हैं जिसका नाम है व्हिर्लपूल। तो व्हिर्लपूल और डिक्सन के बिजनेस में क्या डिफरेंस है हम उसको देखेंगे। डिक्सन का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, कौन से डिवीजन है और क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है और वैल्यूएशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट में आप सभी लोग जो जानते हैं, हम हमारा स्पेशल सेगमेंट भी करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस एनालिसिस। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है, हम मेजरली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाद में हम उसको जो कैटेगरी वाइज डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जो मेजर पूरा का पूरा बिजनेस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया OEM एंड दूसरा हो गया ODM। OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो चलिए समझते हैं कि OEM क्या है और ODM क्या है। तो OEM की जैसे मैंने बोला कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो लेट्स से कंपनी है, आपका और मेरा कोई कंपनी है, ये कंपनी में हम खुद का R&D करते हैं, खुद का ब्रांडिंग करते हैं, खुद का प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, खुद का सारा चीज़ करते हैं। बट हमको ना एक मैन्युफैक्चरिंग का झंझट नहीं उठाना है, हमको एक प्लांट सेटअप नहीं करना है, हमको वो वर्कफोर्स को मैनेज नहीं करना है, हमको उनका प्रोटेस्ट नहीं देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारा चीज़ खुद करते हैं। लेकिन जब बात मैन्युफैक्चरिंग का आ जाता है, हम किसी दूसरे कंपनी को जो इस चीज़ों में एक्सपर्टीज है, जिसका चीज़ों में एक्सपर्टीज है, उसको बोल देते हैं कि भाई मैं सारा चीज़ कर चुका हूँ, तो बस ले, ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे इतना स्पेसिफिकेशन है, तू बस उसको मैन्युफैक्चर कर दे। तो इसके वजह से उस कंपनी को भी एक बिजनेस मिल जाता है और हमारे ऊपर से प्रेशर लोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम हमारे जो कोर कंपनीज है, जैसे कि एप्पल का कंपनी से ब्रांडिंग है और टेक्नोलॉजी है, वो उस चीज़ में फोकस कर पाता है। एप्पल कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करता अपने फोन्स को, एप्पल हमेशा दूसरों से मैन्युफैक्चर करवाता है। लेकिन वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, जबकि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, R&D करता है और मार्केटिंग करता है। बट मैन्युफैक्चरिंग कोई और कंपनी करता है। ये तो हो गया OEM के बारे में कि आप सारा चीज़ दे दीजिए, वो कंपनी बस आपके लिए मैन्युफैक्चर कर देगी। और जब हम ODM के बारे में बात करते हैं, तो ODM जो जनरली नो सिक्के प्लेयर होते हैं, जो कंपनी एक सेगमेंट में ट्राई करना चाहते हैं। लेट्स से कंपनी Xiaomi, तो कंपनी पहले मोबाइल फ़ोन ही बनाते थे, कभी भी टीवी नहीं बनाते थे। तो कंपनी चाहती है कि मैं टीवी में कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को यूज़ करके टीवी बेच सकता हूँ, ये कंपनी उसको ट्राई करना चाहती है। तो उसके लिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जाएगी, देन उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई नई कंपनी क्या करती है कि कंपनी को बोलते हैं कि आप ये स्पेसिफिकेशन है, हम स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ भी R&D नहीं करेंगे, हम कुछ भी प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप हमारी तरफ से R&D कीजिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन कीजिए, सारा चीज़ आप खुद ही कीजिए। तो उसके बाद आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कीजिए। यानी कि वो कंपनी ये सारा चीज़ों का झंझट किसी एक कंपनी को दे देती है, जिसके वजह से इनको प्रोडक्ट डेवलप करने में कोई झंझट नहीं आता, वो सारा झंझट ये कंपनी संभाल देती है। तो ये हो जाता है ODM, यानी कि उसमें ये कंपनी आपके लिए सारा चीज़ करेगी, R&D भी करेगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, सारा चीज़ करेगी। तो अभी जब आप ये दोनों बिजनेस को समझ चुके हैं, आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, जो OEM है, उसमें मार्जिन कम है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीज़ मिल गया तो आपको बस उसे मैन्युफैक्चर करना है। बट जो ODM है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करना है, R&D करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, ये सारा चीज़ करना है, जिसके वजह से वहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट ये जो ODM का बिजनेस है ना, ये इनके रेवेन्यू में सिर्फ 9% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो जब फ्यूचर में ये बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, इनके लिए अपॉर्चुनिटी भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये हो गया, ये पूरा बिजनेस को हम किस तरीके से दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। तो अभी चलिए इनके एक एक सेगमेंट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो अगर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हम इनके बिजनेस को डिवाइड करें, देन मोस्टली हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें क्या आ जाता है, इसमें स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं, HD टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरीके से जो टीवी का बिजनेस है, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर इनके पास बहुत ही अच्छे से क्लाइंट्स है, जैसे कि सैमसंग, पैनासोनिक, Xiaomi, TCL, OnePlus। और अभी इनको गूगल से भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी मैन्युफैक्चर करने का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के Q1 में मार्केट में आएगा। और ये अकेला सेगमेंट इनके रेवेन्यू में 48% कंट्रीब्यूशन देता है। बट यहाँ पे मार्जिन ना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन है सिर्फ 2.4%। मार्जिन को मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं और आपका 2.4% मार्जिन है, यानी कि अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं, देन आपका 2.4 यानी कि 2 रुपीज़ 4 पैसा आपको मिल रहा है।
तो इसके वजह से अगर कुछ भी इधर उधर हो गया ना, देन आपका 2 रुपीज़ 4 पैसा कहाँ पे भी चला जाएगा। तो इसके वजह से जब लो मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि आपको वहाँ पे वॉल्यूम गेमिंग खेलना है, आप मार्जिन में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके पास तिरुपति में एक फैक्ट्री है जो कि पूरे इंडिया की 35% डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इस सेगमेंट में ये बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करे जिसकी वजह से इनका मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। जिस तरीके से अभी ये इंजेक्शन मॉडलिंग को FY23 से अपने प्लांट में यूज करने वाले। तो ये तो हो गया पहले सेगमेंट के बारे में। अभी अगर दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करें देन वो हो जाता है लाइटिंग प्रोडक्ट्स। और ये लाइटिंग सेगमेंट में ना ये 0.5 वाट से लेके 50 वाट तक बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक बोर्ड डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन, लाइट सोर्स डिजाइन, ये सारा चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। बट ये जो लाइटिंग सेगमेंट का जो मार्केट है ना, ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो चुका है, जिसके वजह से अभी नए नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्ट्रिप्स, रोप लाइटिंग, ये सारा चीज को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इस सेगमेंट इनके रेवेन्यू में 12% कंट्रीब्यूशन देता है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.9% का है, यानी कि जो पहले सेगमेंट था, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट था, उससे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर यहाँ से रेवेन्यू राइज अप होता है देन इनका प्रॉफिट में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। और ये सारा चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके पास इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इस लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ बल्क में मैन्युफैक्चर कर पाते हैं और इनका बहुत ही अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से चीज़ों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है अगर ये मैन्युफैक्चर करते हैं तो। जिसकी वजह से इनके पास बहुत ही अच्छे से क्लाइंट जैसे कि फिलिप्स, हेवेल्स, सिस्का, बाजाज, विप्रो, ओरिएंट, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े लाइटिंग प्रोडक्ट के क्लाइंट हैं। अभी अगर तीसरे सेगमेंट के बारे में बात करें देन होम अप्लायंस। और ये होम अप्लायंस सेगमेंट में ये वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं सैमसंग, लॉयड, गोदरेज और पैनासोनिक के लिए। और ये सेगमेंट इनके रेवेन्यू में 7% कंट्रीब्यूशन देता है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो 7.6% है। और इस सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा था जहाँ पे ODM का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा ना तो वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन राइज अप करेगा। और इस सेगमेंट में इनका ODM का कंट्रीब्यूशन 100% है, जिसके वजह से इस सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाईएस्ट नंबर पर है। बट इस सेगमेंट में अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपनीज के लिए सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही मैन्युफैक्चर करती है। बट ये जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मार्केट है वो डाइंग मार्केट है, यानी कि इस मार्केट में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इसके वजह से इस सेगमेंट में से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट अभी क्या हो रहा है कि जापान के एक बहुत ही बड़े कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं, जिसका डील अभी लगभग फाइनल स्टेज में है। और इसमें ये फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन का मार्केट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा जो सेमी ऑटोमेटिक से। तो अगर इस तरह से ये बहुत सारे जो फ्रंट लोडेड मशीन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाते हैं तो यहाँ से भी जो मार्जिन है और भी थोड़ा बढ़ने का चांसेस है। और अभी चौथे सेगमेंट के बारे में बात करें देन वो है मोबाइल फोन एंड EMS का सेगमेंट। और ये इनके लिए सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अगर ये मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं देन इनको ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और ये सेगमेंट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो अभी 29% कंट्रीब्यूशन दे रहा है रेवेन्यू में। और इसका जो मार्जिन है वो 3.1% है। बट इस सेगमेंट में ना ये मोस्टली फीचर फोन पे ज़्यादा फोकस करते थे, बट अभी ये थोड़ा स्मार्टफोन के ऊपर स्विच कर रहे हैं। और फीचर फोन में लगभग 30 मिलियन का फीचर फोन मैन्युफैक्चर करते हैं नोकिया के, और अभी 15 मिलियन का स्मार्टफोन भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अगर लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करें देन सिक्योरिटी सिस्टम। और सिक्योरिटी सिस्टम में ये दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, एक हो गया CCTV जो कि हम सभी लोग जानते हैं CCTV क्या है, और दूसरा हो गया डिजिटल वीडियो रैम। क्योंकि जो CCTV का वीडियो है कहाँ पे तो स्टोर होता होगा ना, वो सारा चीज़ DVR यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के अंदर स्टोर होता है। और ये सेगमेंट इनके रेवेन्यू में 4% ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 3.8% है। बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये सेगमेंट में से ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा तेज से आ रहा है, क्योंकि जो CCTV का यूटिलाइजेशन है बहुत जगह पे आज गवर्नमेंट CCTV मैंडेटरी कर रही है जो दुकान में, और भी जो अपार्टमेंट्स है वहाँ पे CCTV का बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है, और जो ऑफिस में CCTV का बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये प्लांट का जो कैपेसिटी था ये 10 मिलियन से बढ़ा के 14 मिलियन तक ले जाने का प्लान करे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ों के अलावा ये और भी कुछ सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे कि टेलीकॉम एंड नेटवर्क, रेफ्रिजरेटर, IT हार्डवेयर, वेरेबल यानी कि अभी बोर्ड के साथ मिलके जो वेरेबल ईयरफोन हो गया या फिर जो वेरेबल यानी कि जो स्मार्ट वॉचेस हो गया उसमें काम करते हैं। उस सबके साथ साथ ये AC के लिए PCBA भी बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो ये तो हो गया सारा सेगमेंट। अभी डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमने पहले पूछा था कि व्हिर्लपूल से कंपनी डिफरेंट कैसे है। तो व्हिर्लपूल जो है खुद का R&D करता है, खुद के ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके वजह से उसका थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रहता है और उसका एक ब्रांड वैल्यू है जो कि आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले है। बट ये कंपनी क्या करती है कि इसका डिक्सन का आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, ये सिर्फ दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर करती है। ये सारे बड़े कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर कर सकती है, लेकिन उसके ब्रांड नेम का उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होता। और जब बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का आ जाता है तो इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, जिसके बारे में हम रिस्क के सेगमेंट में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो जो पहला पॉजिटिव चीज़ इनके नाम पे आ जाता है
वो स्टिकी कस्टमर। क्योंकि अगर आप एक कंपनी का सारा चीज़ इतने साल से अच्छे से मैन्युफैक्चर करें, देन ये बहुत ही लेस लाइकली है कि वो कंपनी किसी और मैन्युफैक्चरर के पास जाए। क्योंकि आप उसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो जनरली आप ही के पास आएगी। तो एक कस्टमर स्टिकनेस यहाँ पे बना रहता है इस सेगमेंट में। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये बल्क मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत ही लो मार्जिन में करते हैं। तो क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा लो है तो यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर एंट्री करने के बारे में सोचते नहीं है, जबकि यहाँ पे एंट्री करना बहुत ज़्यादा ईजी है, फिर भी लोग एंट्री नहीं करते क्योंकि मार्जिन ही कम है। तो आपके हाथ में लास्ट में कुछ पैसा आएगा नहीं। अगर आप देखेंगे जो सबसे हाई मार्जिन वाला बिजनेस होता है ना, वहाँ पे मार्केट डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एयरटेल का एक जो टेलीकॉम के ऊपर बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस था, लेकिन जब जियो आ गया देन वो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे जब लो मार्जिन है तो बहुत सारे प्लेयर को ये लिक्विडेटिव नहीं लगता। बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे आके हम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये का आप माल बेचने पे 2 रुपये आपका इनकम होता है। तो कौन आके 2 रुपये के लिए झगड़ना चाहेगा? तो इसके वजह से ज़्यादा प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहते। तीसरा चीज़ हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ है, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ही मैन्युफैक्चर करे तो इसका ऑब्वियस फायदा उनको होने वाला है। चौथा चीज़ हो गया गवर्नमेंट बहुत सारे PLI स्कीम्स निकाले हैं जिसका कि डायरेक्ट फायदा है इनको होने वाला है। तो ये तो हो गया इनके पास कौन से अपॉर्चुनिटीज है और इनके पास क्या क्या बेनिफिट्स है। अभी अगर रिस्क के बारे में बात करें देन जो पहला पॉइंट आ जाता है देन हो लो मार्जिन। क्योंकि बहुत ज़्यादा लो मार्जिन है तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर ज़्यादा प्राइस हो गया या फिर चिप शॉर्टेज हो गया देन उनको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया अगर ये प्राइस पैसिंग में देरी कर देते हैं। क्योंकि समझिए अगर आप एल्यूमिनियम परचेज करें बट एल्यूमिनियम का प्राइस सडनली हाई हो जाता है, बट आप प्राइस पासिंग जो कस्टमर को बहुत ही देरी से करते, बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, जिसकी वजह से लॉस जो है आपको उठाना पड़ेगा। अगर प्राइस पासिंग में देरी करते हैं देन उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा रिस्क हो गया कि यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं, क्योंकि कोई भी आके एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप कर सकता है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा लो है तो ये बहुत ही लेस लाइकली कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पे आके इस सेगमेंट में एंट्री करने का ट्राई करें। और लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ क्लाइंट्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर उसमें से कोई क्लाइंट चला जाता है देन इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो क्या इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज था और इस था। अब इसके अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें देन ये वैल्यूएशन बहुत टफ है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि लोग इस कंपनी को इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस वैल्यूएशन में अगर आप खरीदेंगे देन कुछ भी इधर उधर हुआ देन आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। और लोग इतना ज़्यादा वैल्यू देने का एक रीजन है क्योंकि इतने बड़े लेवल का कोई मैन्युफैक्चरर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का मैन्युफैक्चरर इंडिया में अभी नहीं था। बट अभी क्या हो रहा है कि और एक कंपनी का IPO आ रहा है जिसका नाम है FIH, जो कि एक फॉक्सकॉन ग्रुप का कंपनी है। तो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास चॉइस आ जाता है कि डिक्सन को ले या फिर FIH को ले। इसके वजह से इस कंपनी का जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन मिल रहा था 120 का लगभग वैल्यूएशन मिल रहा था, वो भी धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप इस कंपनी को मत खरीदिए, थोड़ा वेट कीजिए। जब FIH लिस्टिंग हो जाएगा देन आप स्टडी कीजिएगा आपको FIH लेना है या फिर डिक्सन लेना है। अगर आपको FIH के रिलेटेड वीडियो चाहिए देन मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में सारा डिस्कशन। अभी चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ जहाँ पे मैं 90 सेकंड के अंदर कंपनी को पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ। और ये कोई बायस है रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और ये 2 सेगमेंट में काम करते हैं, OEM और ODM। OEM में इसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और ODM में रिसर्च R&D ये सारा चीज़ भी करते हैं। और ये कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करती है ये देखें, देन होम अप्लायंस, लाइटिंग, मोबाइल, सिक्योरिटी और भी बहुत सारे सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। बट ये जो बिजनेस है ना ये लो मार्जिन का बिजनेस है और हाई वॉल्यूम का बिजनेस है, यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली हाई वॉल्यूम में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट को भी लो मार्जिन में सेल करना पड़ेगा। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का सेगमेंट है अभी गवर्नमेंट के PLI स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। तो ये था इस कंपनी के बारे में सारा डिस्कशन। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।